हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट जो है सेक्शन, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो जैसे कि हम जो बात कर रहे हैं वो लगभग 20 लाख साल पुरानी बात कर रहे हैं, यानी कि आरंभिक मानव की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे जो मानव का जीवन था वो शिकारी और खाद्य संग्राहक था, मतलब भोजन को इकट्ठा करके या शिकार करके ही वह अपने भोजन का इंतजाम करता था। तो उस टाइम पे मछलियाँ चिड़ियाँ पकड़ना या फिर फल फूल या पेड़ पौधे ये सब इकट्ठे करना उसका भोजन का साधन था। अब इसके वो इधर उधर क्यों घूमता रहता था, क्योंकि वो एक जगह रह के भी तो कर सकता था ना इकट्ठा, लेकिन फिर उसे घूमने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी। तो इसके हमारे पास चार कारण हैं। तो इसका पहला कारण ये है कि अगर वो एक ही जगह पे ज़्यादा दिन तक रहता तो वहाँ पे जो आसपास पेड़ पौधे हैं, फल हैं या जानवर हैं, वो खाकर समाप्त हो जाते थे और उसे फिर और चाहिए, क्योंकि एक जगह पर कब तक चीज़ें रेगुलर रहेंगी। आप रेगुलर कहीं पे भी अगर आप लगातार फल फूल किसी पेड़ से लगातार फल खाते रहेंगे या फूल खाते रहेंगे तो एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। और जानवरों का भी एक फूड चेन होता है ना, हर जानवर तो आप खा नहीं सकते हो, और जो जिसे आप खाते हो उसे भी तो कोई बड़ा जानवर खाता होगा। तो एक लिमिट के बाद, एक सीमा के बाद वहाँ पे भोजन पर्याप्त नहीं रहता था, इसलिए उन्हें इधर फिर दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसका दूसरा कारण ये है कि जानवर भी तो माइग्रेट करते हैं ना, जानवर एक ही जगह पे तो नहीं रुके रहते, वो अपने शिकार के लिए बहुत बार दूसरी जगहों पे चले जाते हैं, या और उसकी प्राकृतिक स्थिति उसके अनुकूल नहीं रहती तो भी वो प्रवास कर जाते हैं। तो जब जानवर नहीं है और जब उनका जीवन ही शिकारी है तो फिर मानव को भी तो प्रवास करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए वो भी प्रवास करते थे। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है। और इसका जो आपका तीसरा कारण था वो था जलवायु परिवर्तन, क्योंकि हर फल फूल हर मौसम में तो नहीं होता है ना, जलवायु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं, इसलिए उन्हें भी घूमना पड़ता था। और चौथा कारण, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता। यानी कि अगर पानी, झरने, नदियाँ, कुछ नदियाँ या कुछ झरने ऐसे होते हैं जो कि मौसम के हिसाब से ही रहते हैं और बाकी टाइम वो सूखे होते हैं, तो उन्हें ऐसी जगह पे मूव करना पड़ता था जहाँ पे मौसम के हिसाब से पानी हो, या फिर ऐसे नदी झरने हो जहाँ पे हमेशा पानी अवेलेबल हो, इसलिए उन्हें घूमना पड़ता था। आपका नेक्स्ट आता है अब इसमें, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी जो हमको मिलती है वो पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, जिसमें कि हमारे औजार जो कि पत्थरों से बने औजार मिले हैं, लकड़ी से भी मिले हैं और कुछ हड्डियों के औजार भी मिले हैं, लेकिन पत्थर के औजार ज़्यादा मिले हैं। इसीलिए इस काल को, मतलब अब जो आपका काल स्टार्ट होता है वो पुरापाषाण काल वगैरह ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। और इनके द्वारा प्रयोग किए गए जो भी सामान है वो मिला है। हमें पेंटिंग्स के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि गुफाओं में पेंटिंग्स करी हुई मिली हैं। भीमबेटका काफ़ी फेमस है जैसे कि। तो अब आता है कि औजारों का प्रयोग किस लिए किया जाता होगा। तो क्योंकि शिकारी जीवन है तो शिकार करने के लिए औजार तो चाहिए ही चाहिए। तो शिकार करने के लिए, पर ऐसा भी पाए गए हैं साक्ष्य कि लकड़ियों का प्रयोग न सिर्फ औजार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, बल्कि आपके झोंपड़ी बनाने के लिए भी यूज़ करते थे। साथ ही औजारों का प्रयोग मांस को काटने के लिए या फिर अलग करने के लिए या फिर उसके कपड़े सिलने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। ये कुछ इस टाइप के औजार होते थे। नेक्स्ट है आपका रहने की जगह निर्धारित करना। तो जहाँ आखिर तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिलते हैं, ऐसी जगह कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी ऐसी जगहें पाई गई हैं वो नदी और झीलों के किनारे ही पाई गई हैं। यहाँ पे हम मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे हमें तीन तरह की साइट दी है, एक पुरापाषाण, एक नवपाषाण और एक महापाषाण। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल वाला देखें, जैसे जैसे कि आपकी भीमबेटका है, हुंस की है, कुरनूल गुफाएं हैं, ये तीनों पुरापाषाण काल की साइट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो अगर आपका भीमबेटका से हम बात करें तो भीमबेटके से आपका प्राकृतिक गुफाओं में चित्रकारी मिली है, गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी मिली है। अगर आपकी हुंसकी की बात करें तो यहाँ से हमको
पत्थर के औजार मिले हैं। कुरनूल की हम बात करें तो यहाँ पे हमको आग के प्रयोग होने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब बहुत बड़े लेवल पे तो प्रयोग नहीं होता था इस टाइम पे शुरुआत में, लेकिन हमें साक्ष्य मिले हैं कि आग का ज्ञान था। फिर आपका ये नवपाषाणकालीन साइट्स जो हैं, ये हैं आपकी बुर्जहोम, मेहरगढ़, महगड़ा, कोल्डिवा, चिरांद, हलूर, पय्यमपल्ली। इन सब के बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एक आरंभिक काल पे फोकस कर रहे हैं। इसके बारे में भी हम आगे जब पाषाण काल का चैप्टर आएगा उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये आपका महापाषाणकालीन पुरास्थल जो कि आपका ब्रह्मगिरी है, आदिन चल्लूर है। तो ये हम आगे और डिटेल में देखेंगे और इस मैप को ध्यान से देख लेना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अच्छा, एक बात इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग कहाँ रहते होंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि एक तो नदियों और झरनों के किनारे, एक ऐसी जगह पे जहाँ उन्हें भोजन आसानी से प्राप्त हो सकता है क्योंकि वो नदी के झरनों के किनारे ही होंगे और कुछ जंगलों में होंगे। एक और चीज़, क्योंकि उस टाइम पे औजार बनाते थे वो लोग, तो उन्हें ऐसी जगह भी चाहिए जहाँ उन्हें पत्थर आसानी से मिल सके, एक अच्छी क्वालिटी का ऐसा पत्थर जिसके वो औजार बना सकते हैं। यहाँ पे ये एक चित्र दिया हुआ है जो कि आपका गुफाओं की दीवारों पे मिला है और इसकी ये उदाहरण है मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिला चित्र। इस टाइप के कुछ चित्र मिले हैं। यहाँ पे एक शब्दावली है पुरास्थल कि पुरास्थल किसे कहते हैं। तो पुरास्थल ऐसे स्थानों को कहेंगे जहाँ से आपके औजार, बर्तन, इमारतें, मतलब जो अवशेष मिलेंगे, पुरातात्विक जो अवशेष मिलते हैं जिन जगहों से, उनको पुरास्थल कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पहले मैप में कि कुरनूल में आग के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं। तो मतलब ये है कि लोग जलाना सीख चुके थे। हालांकि इसका बहुत बड़े लेवल पे प्रयोग नहीं है शुरुआत में, लेकिन जानते थे वो इस कला को। तो अगर हम आइडिया लगाएं कि उन्होंने किस लिए यूज़ किया होगा, तो उन्होंने प्रकाश के लिए या फिर मांस भूनने के लिए या फिर जानवरों को दूर भगाने के लिए उन्होंने इस आग का यूज़ किया होगा। अच्छा, नाम और तिथियां आती है, मतलब आरंभिक काल को किस तरीके से बांटा जाता है। तो इसमें आपका आता है पुरापाषाण काल पहले। पुरापाषाण तो यानी कि पुरा का मतलब है आपका प्राचीन और पाषाण का मतलब है पत्थर। तो अगर हम पुरापाषाण काल के टाइम की बात करते हैं तो ये 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक माना जाता है। और इस काल को ना 3 भागों में विभाजित करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है। पुरापाषाण काल हमारा काफ़ी लंबा है, तो इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका आरंभिक, दूसरा है आपका मध्य और तीसरा है उत्तर। तो इसको हमें ऐसे 3 भागों में बांटा है। अब जो उसके बाद आता है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग में हमें पर्यावरण में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं और उसका टाइम पीरियड जो है वो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। तो उस काल में जो है, जो पत्थर के औजार मिले हैं वो छोटे मिले हैं। पूरा पाषाण काल में बड़े पत्थर के औजार मिलते हैं, लेकिन आपको मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे औजार मिलते हैं जो कि पत्थर से बने हैं लेकिन जो छोटे हैं। मतलब बहुत छोटे छोटे औजार मिले हैं। माइक्रोक्लोलिथ मतलब कि लघु पाषाण भी कहा जाता है। और अगर इन औजारों के साक्ष्य हमें मिले हैं जिसमें हमको मिला है कि हड्डियाँ, लकड़ी के मुट्ठे लगे हंसिए, आरी, ऐसे औजार मिले हैं। और क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम आगे के चरण में बढ़ रहे हैं तो पिछला खत्म तो नहीं हो जाता है। तो जो औजार हमें पुरा पाषाण में मिल रहे हैं वो हमें मध्य पाषाण में मिल रहे हैं, लेकिन मध्य पाषाण में और नए टाइप के औजार भी मिल रहे हैं। और उसके बाद आता है नवपाषाण युग। तो नवपाषाण युग का जो हम टाइम पीरियड मानते हैं वो लगभग 10,000 साल पहले से मानते हैं। इन तीनों युगों के बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और ज़्यादा। तो नेक्स्ट है आपका बदलती जलवायु। तो जलवायु हमेशा सेम तो नहीं होती है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं हमेशा। तो उस टाइम पे जलवायु में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया, जो जैसे कि घास के मैदान डेवलप हुए, जिसके कारण ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। और जो मानव है वो शिकार पे ज़्यादा निर्भर है या फिर खाद्य संग्रहण पे।
तो वो इसके पीछे पीछे आया, मतलब शिकार करने के लिए जानवर का पीछा तो करेगा ना मानव। तो उसने जैसे जैसे वो उसके पीछे पीछे आया और जहाँ उसे एकदम ऐसे, जहाँ घास के मैदान है तो झुंड भी होंगे जानवरों के काफ़ी ज़्यादा था, तो वो एक जगह वहाँ पे रुक के अपना शिकार करने के लिए कुछ समय के लिए उस जगह पे रुका होगा। और उसने देखा होगा कि प्रजनन कैसे हो रहा है, मतलब जानवर कैसे बढ़ रहे हैं। कह सकते हैं हम कि एक पशुपालन का जो एक काल है वो शुरू हुआ, क्योंकि उससे आसानी हुई, उसे क्योंकि उससे उसे आसानी होगी, उसे ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा, उसे उसके भोजन की पूर्ति होगी, उसे मांस भी मिल सकता है और जो दूध जो कि दूध जानवर से प्राप्त होता था वो भी आसानी से मिल सकता है। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी आप शहर में रहते हैं, आपको बड़ी आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको अनाज जो आपकी बेसिक नीड है वही आपको ना मिले, बाकी सबको छोड़ो, अनाज जो कि आपकी बेसिक नीड है अगर आपको वो ना मिले तो आप क्या करेंगे, मतलब पूरे ही शहर में कहीं ना मिले, किसी भी शहर में ना मिले, तो फिर लोग मूव करेंगे ना गांव की तरफ, क्योंकि वहीं तो पैदा होता है। और जब आप उधर जाएंगे तो वहाँ पे आप चीज़ों को धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे अनाज उगता है। और जब आप वहाँ चीज़ों को इस तरीके से देखेंगे तो आप वहीं रुकेंगे और फिर खुद से उन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही थी। जब मानव देख रहा था कि एक प्रजनन हो रहा है और वो आसानी से इन्हें पाल सकता है और जो उसे ऐसे मूव करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरतें एक जगह रुक के पूरी हो जाएंगी, तो उसने पशुपालन करना स्टार्ट किया। अब आता है आपका खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो कृषि की शुरुआत को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से पहले कोई पौधा उगा होगा, और क्योंकि उस टाइम पे मानव जो है वो फलों और फूलों को इकट्ठा करके भी खाता था, तो उसे ऑब्वियसली इतनी नॉलेज तो होगी ना कि कौन सा फल या कौन सा पेड़ पौधे का फल हमें खाना है, कौन सा नहीं खाना है। ऐसे ही उसने अनाज का फल खाया होगा और उसने जब देखा होगा कि खा के हम चीज़ें ऐसी फेंक देते हैं ना, अभी भी फेंक देते हैं, हमारी आदत होती है कि हम जब खाते हैं तो जो बीज होते हैं हम वो ऐसे ही फेंक देते हैं, तो बहुत बार वो चीज़ें उग जाती हैं। तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि मानव ने ऐसे ही फेंक दिया होगा और वो उगा होगा, और जब उसने देखा कि जो उसने बीज फेंका था वहाँ से एक पौधा डेवलप हो रहा है, तो उसके दिमाग में खेती करने का विचार पक्का आया। उसने सोचा कि वो ऐसे और पौधे उगा सकता है जिससे उसके जीवन में और ज़्यादा स्थिरता आ जाएगी, उसे और ज़्यादा खाने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। और इस प्रक्रिया का धीरे धीरे विकास हुआ और वो उनके जीवन में एक स्थायित्व आ गया और वो कृषक बन गए। तो जब वो कृषक बने तो जाहिर है कि उनको ये भी पता था कि ये फसल कब काटनी है, कब पककर तैयार होगी और कब इसको बोया जाना है। क्योंकि अब उसने खेती करनी स्टार्ट कर दी है, तो जो जानवर हैं जो कि घास खाते हैं या फिर हरे पेड़ पौधे खाते हैं, वो उस जगह पे आकर्षित होंगे जहाँ वो खेती कर रहा है, तो उसकी जानवरों तक पहुँच और आसानी से बन गई। धीरे धीरे उसने जानवरों को और पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब पशुपालन एक बड़े लेवल पे करना शुरू कर दिया और फिर कह सकते हैं कि वो पशुपालक भी बन गया। अच्छा, इसमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि उसने सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, सुअर ऐसे जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे आपका एक कॉलम है बसने की प्रक्रिया, मतलब बसने की एक्चुअली प्रक्रिया क्या है। तो बसने की प्रक्रिया में आपको सबसे पहले बेसिक नीड आपको क्या होगी, आपके खाने की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने खाने के बारे में सोचेंगे। तो मानव ने पहले तो वो शिकार कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब उसे ज्ञान होने लगा तो वो कृषि करने लगा और पशुपालन भी करने लगा। तो जाहिर है कि उसे ज्ञान है कि उसे कैसे पेड़ पौधे उगाने हैं, कैसे पशुओं को पालना है जो कि उस पर आक्रमण ना करें, जो कि हिंसक ना हो। और एक बार उसने खेती कर ली तो अब अगली बार खेती करने के लिए भी तो उसे बीज चाहिए ना, तो वो उस बीज को भी इकट्ठा करता था, उस बीज को भी स्टोर करता था। तो अगर वो स्टोर कर रहा है तो किसी ना किसी चीज़ में तो स्टोर कर ही रहा होगा। ये तो जाहिर सी बात है ना, आप किसी चीज़ को अगर स्टोर करेंगे तो ऐसे ही खुला थोड़ी कर देंगे कि आपने कहीं पे डाल के ऐसे ही छोड़ दिया। नहीं, या तो आप उसे किसी डिब्बे में रखेंगे या फिर आप कहीं पे गड्ढा खोदेंगे। तो उस टाइम पे मानव
या तो किसी बर्तन में या किसी पॉट टाइप की चीज़ों में उनको रखता था, जिसके साक्ष्य हमें मिले हैं। अभी हम इस बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे। और या फिर कह सकते हैं कि वो कहीं पे गड्ढे खोद के भी चीज़ों को स्टोर करता था। तो ये एक उसकी बचने की प्रक्रिया थी। और क्योंकि वो कृषि पशुपालन कर रहा है, उसे दर दर भटकना नहीं पड़ रहा अपने भोजन के लिए, तो वो एक स्थिर जीवन जी रहा है। वो एक जगह पे रुक के अपना जीवन यापन कर पा रहा है। तो वो अपना प्रॉपर एक झोंपड़ी टाइप का घर भी बना के रह रहा है। और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कृषि में फसल में जो सबसे पुराने साक्ष्य हमको मिलते हैं वो गेहूँ और जौ के मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक नवीन जीवन शैली। तो अब हम बात कर रहे हैं एक नवीन जीवन शैली, यानी कि पहले मानव था शिकारी। वो जानवर को मारता था और अपने भोजन की व्यवस्था करता था, या फिर फल फूल को इकट्ठा कर कर अपना भोजन की पूर्ति करता था। लेकिन अब एक नई जीवन शैली जन्म ले रही है, क्योंकि उसने कृषि करना स्टार्ट कर दिया है, उसने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब एक जाहिर सी बात है कि अगर कृषि कर रहा है तो एक लंबा समय लगता है किसी भी फसल को पकने में। आप खुद अगर कोई भी फसल आप भी देखते होंगे कि कोई फसल ऐसे ही तुरंत 4 दिन में तो खड़ी नहीं हो जाती है ना। कम से कम 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने एक समय होता है उसका काटने का, बोने का, उसके पक के खड़े होने का। वो कब पक रही है तो उसको बाद उसे काटना है, प्लस उसे जो जंगली जानवर हैं उनसे भी बचाना। और आगे के लिए, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, कि आगे के लिए वो खेती कर सके, उसके लिए उस बीज को सेफ रखना, किसी ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे वो बीज खराब ना हो और वो आगे उसका प्रयोग कर सके। तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं स्टोर तो करेगा ना। तो भंडारण की बात तो सोचेगा। तो भंडारण की बात सोचेगा तो कहीं तो भंडारण करेगा ना, मतलब किसी में तो भंडारण करेगा। तो इन इलाकों में जहाँ पे मानव के स्थायी जीवन के हमें निवास मिलते हैं, उन इलाकों में हमें बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन मिले हैं, या फिर बुनी हुई टोकरियाँ भी मिली हैं, या ज़मीन में गड्ढे भी खोदे हुए गए हैं। मतलब ज़मीन में ऐसा भी मिला है कि कहीं पे गड्ढा खोद दिया और वहाँ गाड़ दिया, वहाँ पे वो बीज वहाँ पे रख दिया। या फिर बड़े बड़े बर्तन जिनमें वो बीज आराम से रख दिया और सेफ हो गया, अब वो उसे आगे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक नवीन, हम कह सकते हैं कि एक नई जीवन शैली जन्म ले रही थी। क्योंकि वो कहाँ शिकारी थे, कहाँ वो अपने भोजन के लिए अपना शिकार और भोजन इकट्ठे करने पर ही निर्भर थे, और कहाँ उनके जीवन में एक स्थिरता आ रही है, कहाँ वो अपनी चीज़ों को अपनी सोच समझ से बीजों को इकट्ठा करके रख रहे हैं, ताकि उन्हें आगे जब फसल पक जाए तो उन्हें वापस से बोने में आसानी हो। नेक्स्ट अब आपका है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो ऐसा क्यों कहा गया होगा? क्योंकि जानवर जो है अगर बड़ी संख्या में हो रहे हैं, उनका प्रजनन भी हो रहा है, तो क्योंकि जानवर दूध भी देते हैं और मांस भी देते हैं, तो वो खाद्य का एक बहुत अच्छा स्रोत है। इसीलिए इनको भंडार कहा गया है, खाद्य भंडार कहा गया है, क्योंकि मानव उनका बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकता है, उनसे मांस भी ले सकता है, उनसे दूध भी ले सकता है। नेक्स्ट है आपका, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो कृषकों और पशुपालकों के जो हमको शुरुआती साक्ष्य मिलते हैं वो हमको पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मिलते हैं, यानी कि आधुनिक कश्मीर, पूर्वी और दक्षिण भारत। ये अभी मैंने आपको पहले मैप में बताए हैं, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएंगे। इनके बारे में और आगे डिटेल में जो क्या क्या नाम है उनके, और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में हम आगे चैप्टर्स में बात करेंगे। अभी हम बस एक बेसिक देख रहे हैं। तो अगर हम कृषि से संबंधित साक्ष्यों की हम बात करें, तो हमें ऐसे अनाज के बहुत से जले हुए साक्ष्य मिले हैं जिनसे ये प्रमाणित होता है कि कृषि होती थी, और सिर्फ एक दो फसलें नहीं, बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। और साथ ही हमें जानवरों की हड्डी भी मिलती हैं। तो ये भी श्योरिटी होती है कि उस टाइम पे पशुपालन भी हो रहा था। अब आपका है स्थायी जीवन की ओर। तो क्योंकि मानव अब अपने शिकार से कृषि और पशुपालन पे शिफ्ट हो चुका है, तो उसके जीवन में एक स्थायित्व आएगा, स्थिरता आएगी। वो एक जगह रुक के रह रहा है, ऐसी जगह जगह नहीं भटक रहा है।
ऐसे कुछ पुरास्थल मिले हैं जहाँ हमको झोंपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि कश्मीर की बात हम करें तो कश्मीर में बुर्ज होम से हमें ऐसा घर मिला है, एक गड्ढा मिला है और उसके नीचे घर मिला है। तो गर्तवास कहा है इतिहासकारों ने। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ठंड से बचने की सुरक्षा थी और घर को इस तरीके से बनाया हुआ था कि आग जलाने की जगह थी, मतलब मौसम के हिसाब से आग जलाई जा सकती है अंदर व बाहर। के साथ ही हमें बहुत सी जगहों पे पत्थर के औजारों के प्रमाण भी मिले हैं और जो औजार मिले हैं वो पुरापाषाण युग से काफ़ी अलग हैं। इसीलिए उनको नवपाषाण युग का माना जाता है, क्योंकि नवपाषाण युग में कृषि पशुपालन काफ़ी व्यापक मिलता है। साथ ही साथ औजारों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है और जो औजार मिलते हैं उन पे पॉलिश भी देखने को मिली है, मतलब उन पे जो पॉलिश की गई है वो भी देखने को मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि तकनीक काफ़ी डेवलप हो चुकी है, मानव काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका है। अच्छा, आज हम पीसने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मतलब अनाज हो या कुछ भी हो उसे पीसने के लिए हम मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं ना। लेकिन आज से इतने साल पुरानी संस्कृति में भी हमको देखने को मिलता है कि मानव इतना विकसित था कि उसने अपने पीसने के लिए चीज़ों का इंतज़ाम कर रखा था। उस टाइम पे हमको ओखली और मूसली के साक्ष्य मिलते हैं जिसमें अनाज को पीसा जाता था, या फिर उसे कोई और वनस्पति से कोई फल मिल रहा है या कोई चीज़ प्राप्त हो रही है वो उसको भी पीसता था। तो तकनीक तब भी बहुत ज़्यादा डेवलप थी, तो मानव काफ़ी ज़्यादा विकसित था। नवपाषाण युग की बात करते हैं तो वहाँ से हमको कई पुरास्थल से मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और वो मिट्टी के बर्तन खाली ऐसे सिंपल बने हुए नहीं मिलते हैं, हमें उन पर अलंकरण मिलता है, मतलब एक अच्छी खासी डिज़ाइन मिलती है जो कि अपने आप में उन्हें काफ़ी अलग बनाती है, जो कि मानव के विकास की स्थिति हमको बताती है कि कितना डेवलप हो चुका था मानव। और क्योंकि नवपाषाण युग में हमें आग का प्रयोग एक बड़े स्तर पे देखने को मिलता है, तो और साथ ही साथ बर्तन भी मिल रहे हैं काफ़ी, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये चावल गेहूं दलहन जैसे अनाज थे ये उनके आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। मतलब कि एक कम समय के लिए, मतलब बहुत छोटे लेवल पे चीज़ें हैं, लेकिन नवपाषाण में एक प्रमुख है, ये मुख्य आ गया है, मुख्य धारा में आ गया है। इस काल में हमें इसके भी साक्ष्य मिलते हैं कि कपड़े बुनने स्टार्ट हो चुके थे। अब कपड़े कपड़े के लिए कपास तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, तो कह सकते हैं कि वो भी विकसित था। तो इसमें अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि क्या ये विकास हर जगह पे एक साथ हो गया होगा? ऐसा नहीं हो सकता ना, एक साथ तो हर जगह सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये विकास धीरे धीरे बढ़ा है, लोग माइग्रेट करे होंगे, लोगों ने देखा होगा, फिर उन चीज़ों को अपनाया होगा, यात्राएं करता था मानव, तो इससे ये चीज़ें धीरे 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 विकसित हुई हैं। एक साथ ही सब में चेंज नहीं आ गया है, ये कई सालों का प्रोसेस है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारा सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। सो मेहरगढ़ जो है वो आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है, ठीक है। इसमें यहाँ से ना हमको बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं कि उन्होंने गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा, इस चीज़ के हमें साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ हमें जानवरों की हड्डियाँ भी मिलती हैं, जैसे कि सूअर, हिरण, भेड़, बकरियां, इनकी हड्डियां मिलती हैं। इसके अलावा हमें जो मेहरगढ़ से जो हमें घरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसमें हमें उनकी जो शेप मिली है वो चौकोर मिली है या फिर आयताकार। और प्रत्येक घर में एक चीज़ खास है कि प्रत्येक घर में हमको 4 कमरे देखने को मिलते हैं या फिर उससे ज़्यादा मिलते हैं, मतलब कम नहीं मिलते हैं, 4 या उससे ज़्यादा मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे अधिशेष भी हो रहा था कृषि में, क्योंकि भंडारण के साक्ष्य मिल रहे हैं हमको। तो भंडारण तो तभी होगा ना जब अधिशेष होगा, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आप चीज़ों को पैदा करेंगे। अगर आपकी ज़रूरत 20 किलो अनाज की है और आप सिर्फ 20 ही पैदा कर पा रहे हो तो आप बचाएंगे थोड़ी ना, आपको भंडार करने के लिए फिर कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत 20 किलो है और आप अनाज 50 किलो पैदा कर पा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आपका जो 30 है वो अधिशेष है और आप उसे भंडार करना चाहेंगे, व्यापार भी करना चाहेंगे। तो इन चीज़ों के साक्ष्य हमें मिलने स्टार्ट हो गए थे। मेहरगढ़ से हमें कुछ और साक्ष्य मिलते हैं कि कब्रों के साथ हमें पालतू जानवर के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि एक जगह पे एक व्यक्ति के साथ बकरी का साक्ष्य मिला है।
तो ऐसी मान्यता कह सकते हैं कि शायद उनकी ऐसी मान्यता हो कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो जो मृतक होता था उनके साथ उसका जो कुछ भी सामान होता था वो उसके साथ दफनाया जाता था। ये यहाँ पे ये यहाँ पे चित्र है मानव के साथ बकरी की हड्डियों का, ये साक्ष्य मिला है। बाकी और सारी चीज़ें इन सब के बारे में अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। यहाँ पे एक चित्रकारी है जो फ्रांस की गुफा से मिली है हमको, और इसमें जो रंगों का प्रयोग किया गया है, ऐसा कहा गया है कि इसमें जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो लोह अयस्क और चारकोल, इन दोनों पदार्थों को मिलाकर बनाया है और उसको यूज़ किया है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और आगे की रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय।